बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, डेबिट कैट इक्वल हाँ जी, फरमाइए। कल हमने लीज स्टार्ट किया था और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की थी, उसकी एंट्रीज देखी हमने। एंट्रीज देखने के बाद हमने उसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए। लेजर अकाउंट मैंने आपसे कहा था बना लीजिएगा, और एक्सट्रैक्ट्स के अलावा जो है हमने उसके डिस्क्लोजर्स भी कर लिए। फिर लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की भी बात कर ली। तो बताएं, कोई सवाल आपका? कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। हेलो, जी आवाज आ रही मेरी आपको? कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ जी, आ रही है। कमाल हो गई ना, आपने सलाम का जवाब दिया ना, आपने डेबिट क्रेडिट इक्वल का बताया। अच्छा चलें, तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा जी। चलें, तो लेसर की बात करते हैं। हाँ जी, लेसर के लिए लीज पेमेंट क्या होती है, यहां से शुरू करते हैं हम। एक मिनट जी बस। हाँ जी, लेसर के लिए लीज पेमेंट क्या होगी? डाउन पेमेंट्स प्लस रेंटल्स उसको दोबारा लगा लें। ठीक है, सही 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 सही।
चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बंद, ठीक है। हाँ जी, लेसर की डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। लीज पेमेंट क्या होगी, डाउन पेमेंट रिसीव्ड जो कि इसको मिलेंगे, रेंटल्स लेसी के लिए पेड थे, यहां पे रेंटल्स रिसीव्ड, प्लस बार्गेन परचेज ऑप्शन या वो जो पोर्शन था गारंटीड, बल्कि नहीं इस तरह नहीं करेंगे, इसको जो है वो हम ऐसे करते हैं और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पूरी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे आ जाएं, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी हमने, ये यहां तक किए। फिर आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगी, लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज हो जाएगा। राइट, अच्छा जी। उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और फिर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्या होगा, इस सारे की प्रेजेंट वैल्यू, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स, आए हाय, अच्छा जी। उसके बाद जो है चीजें ना डिगना शुरू हो गई हैं, 1 - 1 प्लस और रेट पावर माइनस है, आर या आई जो भी आप लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो प्लस करेंगे बार्गेन परचेज ऑप्शन या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, दोनों में से जो भी चीज होगी, और इसके साथ आ जाएगा 1/1 प्लस आई पावर एन। ठीक हो गया, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगा, वो इसके साथ वो भी आ जाएगा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस आई पावर एन। अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन आ गया तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं आएगी, ठीक है, वो उसकी फिर जरूरत ही नहीं रहती, ना गारंटीड आएगी ना अनगारंटीड आएगी। ले जनाब, ये फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही था। अब हम इससे आगे बात करते हैं जी, फॉर्मूला ठीक, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का, कि उसमें दो चीजें आ गई, ये जो मैंने ब्लू से लिखा ये सारा जो है ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इसमें जमा कर दी। एक बात और यहीं पे बता दूं आपको, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टू लेसर, लेसर की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके बराबर होता है, ये भी बराबर होते हैं हमेशा, और इसकी जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमें इम्प्लिसिट रेट निकालना होता है, एंड पे बात कर लेंगे उसके बारे में भी, श्योर है। एंटी पास करेंगे सबसे पहली। अच्छा, अब बात करते हैं इससे आगे टेबल, जो एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज है, या लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल, वो कहां से स्टार्ट होगा, उसका बैलेंस कहां से शुरू करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से स्टार्ट होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ठीक है, नील नहीं,
नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। जबकि लेसी का टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से स्टार्ट होता है। फर्क है, दोनों के टेबल डिफरेंट होंगे, शायद कभी सेम भी हो जाए। ठीक है, सेम उस केस में ही होंगे जब बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी, वरना डिफरेंट होंगे। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से शुरू करेंगे और रेंटल्स लिखेंगे, और रेंटल्स जो होंगे उसमें सारा कुछ आएगा, उसमें डाउन पेमेंट भी आएगी, उसमें रेंटल्स भी आएंगे, उसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ जो है अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फिर उसके साथ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये सारा कुछ आएगा। और ये जो रेंटल्स होते हैं ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज के बराबर होते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल का कॉलम बनता है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के बराबर होता है। और फिर फाइनेंस चार्ज जो है वो बराबर होता है यूएफआई के। यूएफआई क्या चीज है? हाँ जी, यूएफआई क्या चीज है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का फर्क। टेबल बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। एंट्रीज की बात करते हैं, बल्कि हम अब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और उसके रेफरेंस से बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कल आपसे कहे थे करने को, वो कर लिया आपने? लेसी के सवाल करने थे, आईएफआरएस 16। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, क्वेश्चन 3 अभी नहीं, ये भी देखते हैं बाद में। कोई और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, शैब लीजिंग लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू 3-year एग्रीमेंट विद सरफराज लिमिटेड। ठीक है, शैब मलिक और सरफराज की बात हो रही है। टू लीज अ मशीन विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 21 लाख। अच्छा जनाब, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज जुलाई 1, 2017। लीज कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन 1 लाख रुपया। एट द एंड ऑफ लीज टर्म द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 लाख रुपया। तो बार्गेन परचेज ऑप्शन जो है ये है। इसका मतलब है इस सवाल में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड कुछ भी नहीं आना, खत्म हो जाएंगी दोनों। चले, लीज इंस्टॉलमेंट जो है वो 860,000 है और पे कब कर रहे हैं? जून 30 साल के एंड पे। इम्प्लिसिट रेट जो है वो ये है। जर्नल एंट्रीज करें 3 सालों की और उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट्स बनाने इंक्लूडिंग रेलेवेंट नोट्स। तो इसमें सारा कुछ है। मुझे लीज पेमेंट सबसे पहले, बल्कि लीज पेमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल दें और फिर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल दें। करें, शाबाश।
हाँ जी, लीज पेमेंट जिसमें डाउन पेमेंट तो नहीं है ना इस सवाल में, बस उसने कहा ये पेमेंट्स हैं एनुअली एरियर्स में पे करना है, इसका मतलब है साल के एंड पे होना है, तो इसमें डाउन पेमेंट कोई नहीं है। लीज ऑन 3 ईयर्स, हाँ जी 3 ईयर्स बताया वो पर 3 ईयर्स एग्रीमेंट है। अच्छा, ये अभी हम बात करते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले बल्कि ये बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बता दें कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। इसमें देखिए बार्गेन परचेज ऑप्शन आ रही है, ठीक है। उसके अलावा भी हम चेक कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, वो भी है, ठीक है। तो दो बातें इसमें नजर आ रही हैं। तो ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज के केस में लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, और लेसर अपनी किताबों में एसेट भी नहीं लिखता, ठीक है। ना तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, ना वो अपनी किताबों में फिक्स एसेट लिखता है, वो रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए यूजफुल लाइफ क्या हुई, उसकी जरूरत ही नहीं हमें, वो तो लेसी को जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो लेसी को जरूरत होती है कि लाइफ कितनी है। हाँ जी, 21 लाख आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इस सवाल में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वही नेट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का कोई जिक्र ही नहीं है ही नहीं। बार्गेन परचेज ऑप्शन आ गई तो रेजिडुअल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। हाँ जी, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। वो ये ज़रा सोल्यूशन से कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चर डीलर को भी डिस्कस करना है, उसकी भी एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, 21 लाख बन गया, 21 लाख ही आ रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। टेबल बन जाएगा, ये टेबल देख लें, बल्कि बनाएं आप। ये रेंटर्स आ गए, और रेंटर्स में आप देखें तो आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है उसके साथ बार्गेन परचेज ऑप्शन भी हमें मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं उसके भी, वो भी आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, और एंड पे टेबल नील हो गया। टेबल हमेशा नील करते हैं, एंड पे ज़रूर करना चाहिए। चेक कर लीजिए, फिर हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। इंटरेस्ट उसी तरह जैसे हमने निकाला था लेसी के केस में, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे। लेसर के लिए भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस होंगी।
हाँ जी, टेबल बन जाए तो बता दें, फिर मैं आगे एंट्रीज की बात करता हूँ। हाँ जी, पहली एंट्री नेट इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल पे करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे, NIL। लेसी एंट्री करता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, लेसर करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे, लीज रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। एंटी ठीक, लेसर के पास एसेट नहीं होता, वो एसेट मार्केट से खरीद के देता है, तो इसलिए उसने बैंक क्रेडिट कर दिया। अगर लेसर के पास पहले से एसेट होगा तो वो एसेट को क्रेडिट कर देगा, और जाहिर है उससे पहले फिर उसने एक एंट्री कर रखी होगी, एसेट डेबिट किया होगा और बैंक क्रेडिट किया होगा जब एसेट खरीदा, और फिर जब प्रोवाइड कर दिया तो एसेट क्रेडिट कर दिया, वरना वो उसी वक्त खरीद रहा है तो वो बैंक क्रेडिट कर देगा सीधा, तो एसेट फिर नहीं लिखेंगे। आमतौर पर यही होता है, लीज रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। हाँ जी, पहली एंट्री हो गई। उसके बाद डाउन पेमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर डाउन पेमेंट होती तो उसकी सिंपल एंट्री बताएं क्या हो जाती। अगर डाउन पेमेंट होती तो एंट्री हो जाती बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। वो नहीं है, आगे चलते हैं। रेंटल मिला 30 जून को जाके, इनकम लिख दिया जो इंटरेस्ट था, बाकी प्रिंसिपल क्रेडिट कर दिया, और बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट और फाइनेंस इनकम क्रेडिट। क्लियर एंट्री, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ रिसीवेबल लिखेंगे हम अपनी बैलेंस शीट में। अब लेसर की हम बात कर रहे हैं तो लेसर सिर्फ रिसीवेबल लिखेगा अपनी बैलेंस शीट में। उसके बाद 30 जून 09 को पेमेंट आई, अगेन सेम एंट्री, टेबल से फिगर्स देखेंगे, एंट्री कर देंगे बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, प्रिंसिपल अमाउंट, और बाकी जो फाइनेंस चार्ज है वो फाइनेंस इनकम बन गई। अब हमारे लिए इनकम है, लेसर है हम। और फिर तीसरे साल में उसके साथ 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, वो भी लिख दिया टोटल, और फिर उसी तरह से जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्रेडिट, बाकी फाइनेंस इनकम। एंट्रीज बताएं ठीक हो गई। इससे आगे इसके लेजर अकाउंट बन जाएंगे, लीज रिसीवेबल का अकाउंट, फाइनेंस इनकम का अकाउंट, ले जनाब। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्ट्स। टेबल देखें, 30 जून 08 15/12, इसके 2 हिस्से करेंगे। इसमें से जो अगले साल मिलना है 663,360 वो करंट मेच्योरिटी में आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा, जैसे लायबिलिटी में था, अगले साल मिलना है। और फिर जो बाकी बच जाएगा वो लॉन्ग टर्म है, वो इधर आ गया। टोटल वही है दोनों का, 15/12/941। ये 2008 के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो पूछे हुए, चेक कर लीजिए। टोटल 15,12,000 है, उसमें 663 अगले साल मिलना है। इसको हम इस तरह अगर लिख दें तो भी अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज रिसीवेबल,
ठीक है, उसका करंट पोर्शन आ गया। तो जैसे लायबिलिटी में करंट पोर्शन होता है, इसी तरह एसेट में भी लॉन्ग टर्म एसेट हो, उसका करंट पोर्शन हो तो वो लिख देंगे। चले, अगर एसओसीआई बना रहे हो तो उसमें क्या इनकम आएगी बता दें, वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एसओसीआई बना रहे हो तो उसमें क्या इनकम आएगी। हाँ जी, कितनी इनकम लिख देंगे? जाहिर है 30/08 की अगर बात करें तो 30/08 में फाइनेंस इनकम कितनी होगी? 272,941। अगर एसओसीआई बना रहे हो तो एसओसीआई जो कि 30 ईयर एंड 30/08 की एसओसीआई हो तो उसमें 272,941 क्या बन जाएगा? फाइनेंस इनकम। जी बता दीजिए। ठीक है, एक्सेक्स बन गए, बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीवेबल आ गया। अब इस सवाल में एक्रूड फाइनेंस चार्ज कोई नहीं है, अगर होता तो हम उसको इनकम डाल देते। अगर कोई एक्रूड फाइनेंस चार्ज होगा तो उसे इनकम शो कर देंगे। चले, डिस्क्लोजर्स, उसमें 4 डिस्क्लोजर थे एलएससी में, इसमें सिर्फ 3 है। पहला, वहां पे बताते थे एसेट कौन सा लिया, किससे लिया, कब लिया, क्या पर्पस था। यहां पे बताते हैं क्या चीजें, डिस्क्रिप्टिव लीज टर्म बता देंगे। एसेट नहीं बताने की जरूरत होती कौन सा है, क्योंकि लेसर है वो लीज पे एसेट काफी सारे देता रहता है। लेकिन ये जरूर बताते हैं कि इम्प्लिसिट रेट क्या है। ठीक है, इम्प्लिसिट रेट क्या है, और फिर उसके बाद कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है या गारंटीड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है तो वो डिस्क्लोज कर देते हैं। चलिए, ये चीजें बता देंगे। 3-4 चीजें, लीज टर्म क्या है, कितने अरसे में पैसे वापस मिलने हैं, आगे वो एनुअल है या बाय एनुअल है, फिर इम्प्लिसिट रेट क्या है, फिर उसके बाद बार्गेन परचेज ऑप्शन है या गारंटीड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, चीजें डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये डिस्क्लोज कर दी, नरेटिव आगे पीछे भी हो जाए चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच्योरिटी एनालिसिस बिल्कुल सेम जैसे वहां पे था, रेंटल रिसीवेबल। अब आप देखें 30/6 के रेफरेंस से, अगर 30/6/08 के रेफरेंस से देखें तो ये अगले साल में 2009 में ये पैसे मिलने हैं और ये 2010 में मिलने हैं, तो ये दोनों लिख दिए रेंटल्स। और ये इसी तरह होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और फिर उसके बाद अबव 5 ईयर्स, जो लेसी के केस में था, सेम उसी तरह से। ठीक है, वहां पे वो हम पेबल बताते थे, डिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। यहां पे हम मेच्योरिटी एनालिसिस में रिसीवेबल्स बता रहे हैं, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल्स क्या है। अब ये लीज पेमेंट्स हैं, इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू शामिल नहीं है, अभी हम फॉर्मूला भी लिख के आए हैं। तो इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस कर देंगे, ये रिकंसिलेशन है, आखिरी डिस्क्लोजर तीसरा। तो जब इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस करें तो ये बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इस सवाल में चूंकि नहीं है तो 0 लिख दिया, और फिर उसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगा। और ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है? जाहिर ये अनअर्न्ड जो भी अर्न नहीं किया, जाहिर फ्यूचर ईयर्स की इनकम। कौन से सालों की? फ्यूचर ईयर्स की। तो फ्यूचर ईयर्स की ये 2 साल है, ये 2 सालों की इनकम आप प्लस करें तो देखें ये अमाउंट बन जाएगी। फ्यूचर ईयर्स की जो अर्निंग हो गई वो तो खत्म, फ्यूचर ईयर्स की अर्निंग। ले जनाब, डिस्क्लोजर्स पे गौर फरमाएं, कोई सवाल आपका है तो पूछें, फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चर डीलर की बात करेंगे।
हाँ जी, कोई सवाल यहाँ तक? कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? चले, अब हम फिर चलते हैं इससे आगे कि अगर मैन्युफैक्चर डीलर हो तो फिर हम क्या करते हैं। मैन्युफैक्चर डीलर का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर डीलर का मतलब ये है कि जो लेसर है वो ट्रेडर भी है या मैन्युफैक्चरर है या डीलर है, कि वो ये चीजें नॉर्मल रूटीन पे भी बेचता रहता है और यही चीजें लीज पे भी देता रहता है, यानी वो इन चीजों की सेल भी करता है, वो इन चीजों की सेल भी कर रहा होता है। ये मतलब है मैन्युफैक्चर डीलर का। तो जब मैन्युफैक्चर डीलर हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारी एंट्री डिफरेंट हो जाती है, फिर हम सेल की एंट्री पास करते हैं और लीज रिसीवेबल की भी एंट्री करेंगे। दो एंट्रीज होंगी, ठीक है। कैसे होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट, ये हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर डीलर। डीलर लेसर, डीलर भी है और लेसर भी है, तो हम एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल डेबिट और बैंक को क्रेडिट करने की बजाय क्या क्रेडिट करेंगे? सेल्स। सेल कर दिया हमने, एक बात। दूसरी बात, जब हम कुछ बेचते हैं तो एंट्री पास करते हैं सीडीएस डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, जब परपेचुअल सिस्टम होता है। ये दो एंट्रीज होती हैं। तो ये दोनों एंट्रीज होंगी। लीज रिसीवेबल डेबिट हो गया, डेटर की बजाय लीज रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि लीज पे बेचा है, सेल क्रेडिट कर दिया। और दूसरी एंट्री करते हैं सीजीएस डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, तो एक ही एंट्री में हमने सारा कुछ लिख दिया। अब लीज रिसीवेबल जैसे हमने पहले पढ़ा बिल्कुल उसी तरह, लीज रिसीवेबल जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे किस पे? कॉस्ट पे, जितने पे हमने खरीदा हुआ है, परचेज प्राइस पे। सेल्स किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे। सेल रिकॉर्ड करनी है किस पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, जो कि आमतौर पे फेयर वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इस तरह भी हो सकती है कि हम कहें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। हाँ जी, ठीक है ये बात, क्योंकि जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज था वो किसके बराबर था? वो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरह भी कैलकुलेट हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और सीजीएस को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसे भी कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू करके करेंगे। जब हम ये करके एंट्री पास करेंगे तो हमारी एंट्री बराबर हो जाएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्लोजर सारे वही होंगे जो पहले हमने डिस्कस किए, डिस्क्लोजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डिस्क्लोजर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, मेरा ख्याल है वो मैन्युफैक्चर डीलर वाला सवाल है। हाँ जी, देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब आप देखें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दोनों आ गई हैं।
दोनों आ रही हैं इसमें। पहली एंट्री पे फर्क पड़ेगा, आगे सारी एंट्रीज वही हैं जो हम रूटीन में करते रहे, अभी देखते भी हैं इस सवाल की एंट्रीज। तो आप मुझे सबसे पहले इस सवाल में कैलकुलेट कर दें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या बनती है, कैलकुलेशन कर दीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है, पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है, फिर उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है, कर दें। जी फरमा दें। डाउन पेमेंट है 1,00,000 रुपया, उसके बाद ये रेंटल मिलेगा हर 30 जून पे, और 3 रेंटल्स हैं ये। गारंटी रेजिडुअल वैल्यू है कितनी, 75,000। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, हाँ जी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, आप देखें यहाँ पे कहीं रेजिडुअल वैल्यू बताई कितनी है, इम्प्लिसिट रेट बता दिया, उसके बाद जो है वो उसने बता दिया मार्केट, ये उसकी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड वैल्यू बताई हुई है 1,00,000। तो इन दोनों का फर्क निकाल लें, 25,000 रुपया, शाबाश बिल्कुल ठीक बताया आपने। 25,000 जो है वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है वो है 1,00,000, उसमें से 25,000 अनगारंटीड है। तो हम क्या करेंगे, पहले 75,000 लिखेंगे, लीज पेमेंट आ जाएगी, फिर उसके बाद 25,000 ऐड करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बन जाएगा। कर दीजिए, टोटल मुझे बता दें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कितना बनता है। सवाल में इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जरा बता दीजिए। $460,967 $460,967 चेक कर लें, यही बन रहा है सबका। चलें ठीक हो गया, शाबाश। अब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी निकाल दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इस अमाउंट की, लेकिन वैसे ही प्रैक्टिस के लिए। चलें अब आप नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालने, देखें क्या अमाउंट आती है। डाउन पेमेंट वैसे ही आ जाएगी 1,00,000, और उसके बाद जो है ये 86,989 जो है इसको आप कैलकुलेट करें, 18% रेट है। एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं, फिर 75,000 को लगाएं 1/1 + 0.18 पावर, 3 साल हैं तो 3 लगा दें। उसके बाद जो है 25,000 को भी लगाएं, सेम फैक्टर, तो चेक करें क्या आंसर आता है। हाँ जी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कितना आ गया, $350,000 आ गया। चलें जी, 350,000 चेक करते हैं।
इस सवाल में है एंट्रीज करें, एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और डिस्क्लोजर्स दें। सारा काम पूरा हो जाएगा इस सवाल में। ये हाँ जी, देखिएगा, लीज रिसीवेबल 3,50,000 और इन्वेंट्री से बताया हम खरीदते हैं 250 की, 275 की। 350 नेट इन्वेस्टमेंट है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड एसेट वैल्यू अलग से निकाल ली होगी आपने, इधर से माइनस कर दिया, ये फिगर आ गई, और कॉस्ट में से भी माइनस कर दिया तो ये सीजीएस की अमाउंट आ गई। चेक कर लीजिए अमाउंट्स पहली एंट्री की, कैलकुलेटर पकड़ें, देखें फिगर्स आपने कैलकुलेट की हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री पे चलें। ये डाउन पेमेंट मिल गई, डाउन पेमेंट की एंट्री आपको कराई थी, डाउन पेमेंट आ गई तो एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ जी, पहली एंट्री क्लियर है तो आगे बात करूं। हाँ, टेबल भी बनेगा उसका। हाँ जी, टेबल ये बना हुआ है और इसको आप क्या करें, एंड पे आखिरी डेट पे गारंटीड रेजल्ट वैल्यू भी हमें मिलेगी, तो इसको 186,989 करें और यहाँ पे नील करें, और ये प्रिंसिपल होगा 158,465। ठीक, नेक्स्ट एंट्री टेबल से देखें तो वही एंट्री, बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, फाइनेंस इनकम क्रेडिट। एक साल की बस एंट्रीज मांगी थी, एंट्रीज कर दी 30 जून 13 तक की। साल के एंड पे रेंटल भी मिल गया, इनकम भी रिकॉर्ड हो गई। एक्सट्रैक्ट्स, सेल्स भी लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखा, दो चीजें नहीं आ गई मैन्युफैक्चर के केस में, डीलर के केस में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वही जो एंट्री में लिखा था, और फाइनेंस इनकम जो रूटीन में आती है, तो दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई बस। इनकम स्टेटमेंट में अगर एक्सट्रैक्ट मांगे तो फाइनेंस इनकम आती है, अगर डीलर होगा तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी। टोटल कोई नहीं करने, बस फिगर्स दिखानी होती है। एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उसमें सिर्फ फिगर्स दिखाते हैं, टोटल टोटल नहीं चाहिए होते। और रिसीवेबल जो है वो उसी तरह से 30 जून 13, ये 30 जून 13 का बैलेंस है, ये वाला 208,011, इसमें से ये करंट मेच्योरिटी, तो ये करंट मेच्योरिटी आ गई, और ये माइनस करके बाकी जो बचेगा वो लॉन्ग टर्म आ गया, वो नॉन करंट एसेट में आ गया। नहीं जनाब, यहां तक और कर लें, 2-3 मिनट है आपके पास, सोच लें, कोई सवाल हो तो बताएं, इसके बाद फिर डिस्क्लोजर्स भी करते हैं। डिस्क्लोजर वैसे ही करने हैं जैसे पहले किए थे, लेकिन मैं एक दफा फिर डिस्कस कर देता हूँ।
हाँ जी, फरमाइए कोई सवाल यहाँ तक। डिस्क्लोजर्स पे चलते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हाँ जी, कोई सवाल? कोई नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है इसके डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले था। मैच्योरिटी एनालिसिस, सबसे पहले वही नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का डिस्क्लोजर के रेजुअल वैल्यू ये है, गारंटेड है, इम्प्लिसिट रेट है, वो हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने बताना है कि लीज पेमेंट्स क्या हैं। अब आप देखें ये 86,989 ये अगले साल की पेमेंट है 2014 की, यहां पे लिख दिया। अब ये जो 186,989 है ये सारी लीज पेमेंट नहीं है। जो हम लीज पेमेंट की डेफिनेशन करते हैं इसमें 25,000 क्या है वो अलहदा कर दें, ये अब ख्याल रखना होगा। अनगारंटेड रेजुअल वैल्यू है, वो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं होता, और ये हम लीज पेमेंट्स लिख रहे हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर थोड़ा एम्फोसाइज करना है। तो 186 में से 25,000 निकाल दें तो ये बन जाएगा 161,989। तो ये 161,989 आ गया। जब डिस्क्लोजर करना है तो लीज पेमेंट में अनगारंटेड रेजुअल वैल्यू को शामिल नहीं करना मैच्योरिटी एनालिसिस में, ठीक है, वो इसके बाद ऐड होगा। अब ये देखें 248,977 आ गया। हाँ जी, गौर कर लें इस पे, ठीक है ये बात। तो 248,977 में अब 25,000 जमा करेंगे रिकंसिलेशन में जाके, तो ये बन गया 273,977। और फिर अगले सालों का फाइनेंस चार्ज वो ये है 2 साल अगले 37,000 और 28,000, इन दोनों को जमा करें, 37 और 28 को जमा करें और देखें आप ये फिगर बनेगी 65,966। ये इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज
और ये हमारे टेबल के साथ टैली होगा 208011, और ये देखें 208011, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, ये हमेशा टेबल के साथ टैली हुआ करेगी। लेसर का काम पूरा कर दिया, और ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, दोनों में का काम किया हमने। और आप देखें लेसी क्या कर रहा है, वो 289 पे टेबल शुरू कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे। जाहिर है जब अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगी तो दोनों का टेबल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये 189 137 पे इसने टेबल बनाया, और वो अपना टेबल कितने पे बना रहा है, वो अपना टेबल जो है वो 250 पे शुरू कर रहा था, ठीक है। और ये अपना टेबल जो है ये 289 पे शुरू कर रहा है अपना अपना टेबल, सॉरी 250 पे नहीं, 350 पे, 350 पे, ये यहां से शुरू हो रहा है ना टेबल 350। हाँ जी, आपके सवालात, आपके कोई पॉइंट्स लीज से रिलेटेड। सेल एंड लीज बैक था वो खत्म हो गया, वो है ही नहीं। कोई सवाल है तो बताएं। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज की भी अभी बात करने लगे, लेकिन फाइनेंस लीज में कोई सवाल? कोई सवाल लीज में, लेसी का सवाल, लेसर का सवाल, कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, फिर ऑपरेटिंग लीज की बात कर लेते हैं। लेसर का केस, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि एसेट जो है वो लेसर का है, और डेप्रिसिएशन भी लेसर लगाएगा। एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम कह दें, लीज इनकम कह दें, जो भी नाम दे दें, लीज इनकम भी उसको लिख देते हैं, क्रेडिट सादा सादा, रेंटल रिसीव्ड की एंट्री। एक सवाल भी अभी इस पे करते हैं। और फिर डेप्रिसिएशन भी लगाएगा लेसर। कैसे लगाएगा? IAS 16 के मुताबिक, जैसे IAS 16 हमने पढ़ा उसके मुताबिक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, ठीक है। लेसी चाहे अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड कर रहा हो, अब यहां पे पॉसिबल है कि लेसर ऑपरेटिंग लीज लिख रहा है और लेसी भी अपनी किताबों में ROU एसेट लिख रहा है, लेसी भी डेप्रिसिएशन लगाई जा रहा है, लेसर भी लगाई जा रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दो अलग पार्टीज हैं, जो मर्जी करती रहे। आप देखा टेबल दोनों ने अपना बनाया अलग अलग, उसने एसेट कुछ और लिखा, उसने कुछ और लिखा रिसीवेबल। और ये भी पॉसिबल है कि वो ऑपरेटिंग लीज, इधर हम लेसर में ऑपरेटिंग लीज लिख रहे हो और लेसी अपनी किताबों में ROU एसेट लिख रहा हो, और लिखता है बल्कि, और डेप्रिसिएशन लगा रहा हो। तो अब दोनों डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, लेसी भी डेप्रिसिएशन लगाई जा रहा है और लेसर भी डेप्रिसिएशन लगाई जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इस तरह। तो ये सादा सी एंट्रीज। हाँ, एक इशू हो सकता है, वो क्या है? IAS ने कहा कि ये स्टेट लाइन बेसिस पे जो है वो रेंटल रिकॉर्ड करे। किस बेसिस पे करे? स्टेट लाइन की बेसिस पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। इसमें दो एसेट्स हैं, A और B, और आपने ये बताना है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, नेपच्यून लिमिटेड जो है वो क्या है? सप्लायर है और प्लांट एंड मशीनरी।
ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 2 मशीन अंडर लीज अरेंजमेंट्स, उसने मशीनें बेच दी ए और बी। आप देखें कौन सी मशीन फाइनेंस लीज के अंडर बिकी और कौन सी ऑपरेटिंग लीज के अंडर बिकी। हाँ जी, वो भी पॉइंट्स, वो जो 5 पॉइंट्स है हमारे पास, वो पॉइंट्स अप्लाई करें, अप्लाई करके देखें, पता लग जाएगा। बी जो है वो ऑपरेटिंग लीज है और ए जो है वो फाइनेंस लीज है। ए जो है फाइनेंस लीज है। बी को देखते हैं, 3 साल लीज टर्म है, 4 मिलियन जो है वो क्या है उसका रेंटल है और 15 मिलियन जो है वो उसकी कॉस्ट है। आप देखें 3 सालों में 4 थी, 12 मिलियन का रेंटल होगा और इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वाला पॉइंट तो अप्लाई नहीं हो रहा। फिर लाइफ देखते हैं, 6 साल लाइफ और लीज टर्म है, 3 साल उससे आधी है, वो भी मेजर पोर्शन कवर नहीं करती, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा क्या उसे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ नहीं बताया हुआ, कोई पॉइंट यस में नहीं आ रहा। दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वाला, लेकिन वो भी नो में है, और दूसरा लीज टर्म वाला वो भी नो में है। स्पेशलाइज का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ। जनरल एंट्रीज करनी है। अब इस केस में डेप्रिसिएशन लेसर लगाएगा। एक तो जनरल एंट्रीज करनी है और उसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 16। अब रेंटल इक्वल नहीं है, रेंटल वेरी कर रहे हैं। उसने कहा ये रेंटल है 4 मिलियन का, ये 5% हर साल रिड्यूस हो जाएगा, 5% हर साल रिड्यूस हो जाएगा। आप मुझे तीनों साल के रेंटल निकाल के बता दें कितनी अमाउंट बनती। हाँ जी, पहला है 4 मिलियन, दूसरा है 3.8 मिलियन और तीसरा है 3.61 मिलियन। अभी मैंने आपको बताया कि IAS कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे आप यानी बराबर इनकम लिखें हर साल। रेंटल इनकम जो है उसको स्ट्रेट लाइन पे लिखें, बराबर इनकम लिखें। पैसे डिफरेंट मिल रहे हैं तो अब हमने बराबर लिखना है, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं तीनों को। 4 मिलियन रुपीज इन अगर 1000 कर दें, सॉरी 4 मिलियन 4000, फिर 3.8 मिलियन और फिर 3610। इन तीनों को जमा कर दें, टोटल कर दें और टोटल करके 3 पे डिवाइड कर दें, पर एनम इनकम आ जाएगी। रेंटल इनकम या उसको फाइनेंस इनकम कह देंगे, पर एनम स्ट्रेट लाइन पे। हाँ जी, कितनी आ गई, तीनों को जमा करें और टोटल 3 पे डिवाइड कर दें, 11410 डिवाइड बाय 3, पर एनम बता दें 3803 आ गया। तो रेंटल इनकम जो है वो 3803 हमने रिकॉर्ड करनी है। पैसे जितने मर्जी मिले,
सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंटी पास की बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। ये 4000 सारा रेंट नहीं है। 3803 हमने रेंटल इनकम लिखनी थी, ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 197। तो 197 जो है वो इनकम से निकाला और उसे निकाल के एडवांस रेंट शो कर दिया। अनअर्न्ड रेंट, ये एडवांस रेंट क्या है? ये है अनअर्न्ड रेंट। तो 197 इनकम नहीं है हमारी, वो अनअर्न्ड इनकम डाल दी। इसको एंट्री को इस तरह भी कर सकते थे जो ज्यादा बेहतर होती। बैंक डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 4000, क्योंकि स्टार्ट पे तो सारी की सारी अनअर्न्ड है ना। जब स्टार्ट पे में पैसे मिले 1109 को, तो सारी अनअर्न्ड है 1109। और फिर 31/12/09 को हम क्या करें? जो अर्निंग बन गई इसमें से उसको उठाएं और उसको अर्निंग में डाल दें। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम डेबिट, रेंटल इनकम डेबिट, फाइनेंस इनकम डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? फाइनेंस इनकम। सॉरी, फाइनेंस इनकम का वर्ड हमने गलत यूज कर दिया, लीज इनकम। लीज इनकम, ठीक है। अनअर्न्ड लीज इनकम डेबिट कितनी? 3803। जब हमने ये एंट्री पास की तो उससे क्या हुआ? अनअर्न्ड लिखा था 4000, फिर उसमें से 3803 निकल गया, तो बाकी 197 रह जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छी एंट्री, इस तरह भी ठीक है, ज्यादा बेहतर है। चेक करें, समझ आ गई एंट्री? पहला क्या था? रेंटल रिसीव्ड, एडवांस में लिया हमने, अनअर्न्ड डाल दिया, और फिर साल गुजर गया तो हमने अनअर्न्ड में से जितना अर्न हो गया वो उठाया और उठा के उसे हमने लीज इनकम में शिफ्ट कर दिया। लीज इनकम, अगले साल की एंट्री वो भी कर देता हूं। हाँ जी, ये एंट्री समझ आ गई? बता दें, क्लियर है? हाँ जी, ये ठीक है। चलो अगले साल की भी एंट्री कर देता हूं। 1/1/10, फिर रेंटल लिया, फिर एंट्री यही पास करेंगे, बैंक डेबिट अनअर्न्ड लीज इनकम क्रेडिट, कितना? 3800। और फिर जब साल एंड हो जाएगा 31/12/10, तो फिर एंट्री पास कर देंगे, क्या? अनअर्न्ड डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड लीज इनकम डेबिट कर देंगे और लीज इनकम को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3803 से। तीसरे साल में अगेन एंट्री पास करेंगे 1/1/11, बैंक डेबिट अनअर्न्ड लीज इनकम क्रेडिट, कितने से? 3610 से। और फिर 31/12/11 को क्या करेंगे? अनअर्न्ड अमाउंट उठाएंगे सारी की सारी, लीज इनकम डेबिट करेंगे और लीज इनकम क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3804 से। वो वैसे 3 था, राउंड किया हुआ है, तो 3804 कर दें ताकि पूरा हो जाए। 3804 अकाउंट बना के देख लें, समझ आ जाएगा। अनअर्न्ड लीज इनकम का अकाउंट बना लीजिए, 3 सालों का। कैरी डाउन बैलेंस निकाल लें। हाँ जी, पोस्टिंग करें, बैलेंस निकाल लें, बताएं।
हाँ जी, अकाउंट बना लिया। कैरी डाउन बैलेंस देखें तो आखिरी साल में 0 हो जाएगा बैलेंस, चेक कर लीजिए। पहले 09 की एंट्री करें, फिर कैरी डाउन निकालें, फिर 2010 की एंट्री करें, फिर कैरी डाउन निकालें, फिर 2011 की एंट्रीज करें, कैरी डाउन निकालें, तो आप देखेंगे आखिरी साल में बैलेंस नील हो जाएगा। इसके बाद हम इम्प्लिसिट रेट की कैलकुलेशन की बात करते हैं, आखिरी बात होगी वो, और लीज खत्म हो जाएगा। कल फिर IAS 10 और 37 जितना हो सका करेंगे, फिर बाकी परसों इंशाल्लाह। टाइम यही होगा 11 to 12:30, कल भी और परसों भी। हाँ जी, अकाउंट बना लें तो बता दें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं अकाउंट बना देता हूँ। हाँ जी, अकाउंट बना लिया तो बैलेंस आखिरी साल में 0 आ गया ना। हाँ जी, पहले साल में बैलेंस आ रहा होगा कितना, कैरी डाउन 197 बच गया। दूसरे साल में कैरी डाउन, हाँ जी, कितना बचा, 194 आ गया, और तीसरे साल में बैलेंस 0 हो गया। चले, आखिरी बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट की। अच्छा जी, इम्प्लिसिट रेट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है, अगर डीलर लेसर हो तो उसकी जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कहलाती है, सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, वो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इस केस में नेट इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 0। तो डीलर लेसर के केस में एक्सपेंस चार्ज करते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को, उसे जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनाते। नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर होती है। जैसे अभी हमने सवाल किया 3.5 लाख का एसेट बेचते हैं तो 3.5 लाख की उसकी नेट इन्वेस्टमेंट निकली। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस होगा, अगर गिवन हो तो उसे हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, उसको जो है नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये एक डीलर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करने लगे इम्प्लिसिट रेट की कैलकुलेशन। इफ इम्प्लिसिट रेट इज मिसिंग तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इम्प्लिसिट रेट ना दिया हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट तो पता है ना आपको, बता दीजिए। अगर इम्प्लिसिट रेट मिसिंग हो, ना गिवन हो, तो हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर वो भी ना दिया हो फिर इम्प्लिसिट रेट निकालना पड़ेगा सवाल से। एक आध सवाल है उसमें पूछा भी हुआ है, तो वो इम्प्लिसिट रेट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसमें किताब में।
वो एग्जाम्पल से ही हम देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों को देख लेते हैं। हाँ जी ये एक एग्जाम्पल है। QSA Surgical Limited acquires an asset on lease. Fair value of the asset is 59738. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी होता है अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ना हो तो ये देखें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, उसकी जगह पे हमने लिख दिया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। The company has to pay 10,000 as down payment and 20,000 annually for 3 years. ये 10,000 डाउन पेमेंट आ गया और 20,000 जो है ये 3 साल तक देना, ये आ गया। You are required to calculate interest rate implicit in the lease. इंटरेस्ट रेट निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आ गया, और कुछ भी नहीं है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, बार्गेन परचेज ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बड़ा सादा सा सवाल। 10,000 इधर जाके माइनस कर दिया, इधर दूसरी साइड पे ले गए, माइनस किया तो ये आ गया 49738। ये 20,000 अगले स्टेप में इधर जाके डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 20,000। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.4869। और ये एन्युटी फैक्टर है। ये किस चीज का जवाब है? ये इस फैक्टर का जवाब है। और ये फैक्टर कितने पे है? n = 3 पे। ये ऊपर लिखा हुआ है 3। अब हम कैसे करेंगे? लॉग से भी इसको किया जा सकता है। कैलकुलेटर आपके पास है, उसमें आप फिगर्स पुट करें, वो डायरेक्ट आपको आंसर भी दे देगा। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? हम इसके लिए टेबल देखेंगे, एन्युटी टेबल। कौन सा टेबल? एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल में इधर लिखा होता है n 1 2 3 4 5 और इधर ऊपर लिखा होता है रेट 1%, 2%, इस तरह से चलता जाएगा। आप n के 3 के सामने देखें, ढूंढें। क्या ढूंढना है? 2.4869 कहाँ लिखा हुआ है? तो यहां पे ढूंढते ढूंढते आपको मिल जाएगा 2.4869। जैसे ही मिल जाए छलांग लगाएं, ऊपर आ जाएं और यहाँ पे देखें क्या रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। तो ये हमारा रेट आ गया, इसको चुकें और बाहर आ जाएं। ठीक है, स्विम करना है आपने टेबल के अंदर, गोता लगाना है, जहां पे फैक्टर नजर आ जाए N3 के सामने, उधर से ऊपर छलांग लगाएं, बाहर आ जाएं, 10% को चुकें और दौड़ लगा लें। लो जी, जवाब आ गया। बस इतना सा काम करना है। और ये टेबल्स जो हैं, ये टेबल अवेलेबल होते हैं पेपर में। टेबल जो है वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डिमांड करेंगे, आपको दे देंगे। किसी भी पेपर पे आप उनसे मांग सकते हैं। वाइट कलर के वो टेबल होते हैं, आपने उसमें शायद क्वांटिटी में यूज किए ही हों पहले। अच्छा जी, ये तो थी सादा सी एग्जांपल। टेबल आप देख लें, बुक के एंड पे दिया हुआ है। ये जो पैक की किताब है ना, उसके एंड पे टेबल दिया होगा। कहाँ पे है? पेज नंबर 442 और 443 पे दिया हुआ है। हाँ जी, एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं, एन्युटी टेबल। तो 442 पेज पे देखें, 3% के सामने तो आखिरी कॉलम में जाकर 2.4869 की जगह 2.487 लिखा हुआ है। पेज 442 में तीसरी लाइन में, और उसके ऊपर 10% रेट नजर आ जाएगा। चलें, ये तो था बड़ा आसान सा, टेबल से पता लग गया। अब जरा इससे आगे चलते हैं। इसमें सारा कुछ ही दिया हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द एंड भी है, लीज टर्म दी हुई है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी है, डाउन पेमेंट भी है।
नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आ गया, प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये 3000 रुपये, ये भी आ गया। ये दोनों को जमा किया तो ये आ गया 1,03,000। ये बन गया 103,000। रेट मिसिंग है, रेट कैलकुलेट करना है। डाउन पेमेंट आ गया, रेंटल आ गया, और 8,000 जो है वो गारंटी रेजल वैल्यू भी आ गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, ये उसका फॉर्मूला है। और ये फिर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटी रेजल वैल्यू, कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ। चेक करें ये सारी फिगर्स ठीक हो गई, फिगर्स पुट कर लें, फिर उसके बाद इससे आगे बात करते हैं कि रेट कैसे निकालेंगे। ले जनाब, जब हमने ये सारा कुछ लिख लिया, अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये भी आप कैलकुलेटर में पुट कर दें, इसका जवाब दे देगा कैलकुलेटर, लेकिन हमें सारी प्रेजेंटेशन देनी है, कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हमने रेट लेना है, कोई से दो रेट लेने हैं, कोई से दो रेट, 15% ले लिया, 10 ले लिया। पेपर में भी ऐसे कीजिएगा, अगर मिसिंग हो तो एक 15 ले लिया, सबसे पहले 15 ले रेट 15 लिया, 15% रेट पे जवाब क्या आया? 4.4512 आ गया। ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या जवाब आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? यानी जो भी जवाब आया उसमें से 1,03,000 माइनस किया तो ये नेगेटिव आंसर आ गया 4512। IRR भी जिसको कहते हैं, IRR कैलकुलेट करना आता है ना, ये वही है IRR जो कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो आ गया 4512 नेगेटिव। अब आप मुझे बताएं, हमने जीरो पे जाना है तो रेट को बढ़ाएं या कम करें? हाँ जी, आंसर नेगेटिव आ गया तो रेट कम करें या बढ़ाएं? इसका IRR जो है वो 15 से ज्यादा है या 15 से कम है? बताएं तो, पता है इस बात का। अगर माइनस में आंसर हो तो इसका मतलब है रेट कम है, नीचे आए, और अगर आंसर पॉजिटिव आए तो फिर ऊपर जाएं। तो 15 पे कैलकुलेट किया, नेगेटिव आ गया तो फिर 10 पे आ जाएं, और अगर फर्स्ट करें 15 पे कैलकुलेट किया, पॉजिटिव आ गया तो फिर 20 पे चले जाएं। बस पहला 15 ले, नेगेटिव है तो 10 पे आ जाएं, पॉजिटिव है तो 20 पे चले जाएं। बस दो रेट आपको चाहिए। तो दो रेट जब आपने कैलकुलेट कर लिए, दो रेट पे कैलकुलेशंस कर ली, एक पे पॉजिटिव आंसर आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, तो फिर उसके बाद इंटरपोलेशन का फॉर्मूला एक होता है जिसे हम लगाते हैं। लोअर रेट क्या है? फॉर्मूला आता है ना, IRR कैलकुलेट करना है आपने, इम्प्लिसिट रेट निकालना है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला में फिगर्स पुट करेंगे, तो फिगर्स पुट करने के बाद आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा। ये आ गया 12.29%। ये हमारा इम्प्लिसिट रेट है। ये रेट है जिसपे NPV 0 होगी। ये है एग्जैक्ट रेट इस लीज का। तकरीबन तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए लीज के। फिर भी कोई सवाल है आपके जहन में तो बताएं। आज आप क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस जितने मैक्सिमम कर सकें लीज के। अगर कोई मसला नहीं तो अगला चैप्टर देखें। कल हमने IS 1037 की बात करनी है, एथिक्स की भी बात करनी है। देखेंगे अगर कल टाइम मिला तो कल एथिक्स, नहीं तो फिर परसों तो एथिक्स पे कुछ ना कुछ जरूर बात कर लेंगे।
हाँ जी, कोई पॉइंट आपका, कोई सवाल आपका। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। अगर आपने 15 पे कैलकुलेट किया पॉजिटिव है, आप दूसरा 20 पे करें वो भी पॉजिटिव है, नो इशू, बस पुट करें, रेट निकल आएगा। 2 रेट आपने लेने हैं बस। ये अच्छा होता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, फिर भी रेट कैलकुलेट हो जाएगा। जी जनाब अली, कोई आपका सवाल है, कोई पॉइंट है तो प्लीज बताइए। किसी सवाल में कोई मसला हो? राइट जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टाइम हमारा यही है, 11 से 12:30, कल भी और परसों भी। तो फिर IAS 10 देख के आइएगा, उस पर बात करेंगे, और साथ IAS 37 भी कल ही कुछ डिस्कस कर लेंगे। फिर बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह परसों कर लेंगे। राइट जनाब, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।